जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार लेक्चर्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 6 भारतीय भवन के हिसाब से है और चैप्टर 3 है हम लोग को एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 10th का बायोलॉजी है, जनन या प्रजनन चैप्टर, इंग्लिश में इसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। वीडियो पार्ट 1 होगा। वीडियो पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार के होता है और जो इसके आगे टॉपिक होंगे उसको देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जनन या प्रजनन क्या होता है। इसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, एकदम छोटे बच्चे की तरह पढ़ेंगे कि हम लोग को अच्छा से अच्छा समझ में आए। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जनन की परिभाषा जानेंगे। जीवों द्वारा की जाने वाली वह आवश्यक प्रक्रिया जिसमें अपने जैसा संतान उत्पन्न किया जाता है उसे प्रजनन या जनन कहते हैं। कोई भी जीव अपनी समष्टि को कायम रखने के लिए प्रजनन की कार्य करते हैं। देखिए, ये तो हम लोग एक सिंपल सा परिभाषा दे दिए, लेकिन हमको एक अच्छी तरह से परिभाषित करना हो तो हम लोग किस तरह परिभाषित करेंगे? तो हम लोग परिभाषित करेंगे कि जनन जीवों की वह क्षमता है जिससे जीव अपने समान गुण वाले नए जीव को जन्म देता है। जनन क्या है? एक जीवों की एक क्षमता है जिससे वह जीव अपने समान गुण वाले नए जीव को जन्म देता है। संतति के जन्म के बाद उसमें वृद्धि होती है। देखिए, किसी भी संतति को जन्म दीजिएगा तो उसमें वृद्धि होना यह एक निश्चित प्रक्रिया है, उसमें वृद्धि होगी और परिपक्व यानी मैच्योर होने के बाद एक नए संतति का जन्म देता है। जब वह वृद्धि कर जाता है, जो बच्चा जो संतान जन्म लिया संतान अगर वह मैच्योर हो जाता है, वृद्धि करने लगता है, मैच्योर हो जाता है, तो वह भी एक बच्चे यानी एक संतान को जन्म दे सकता है। मैच्योर होने के बाद एक नए संतान को जन्म दे सकता है। यह क्रम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलता रहता है। यह एक क्रम है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलता रहता है। साथ में इस चक्र में जनन, वृद्धि, परिपक्वता तथा मृत्यु सम्मिलित होता है। यह एक मानिए कि चक्र है। पहले 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4। तो एक चक्र ही है, एक चक्र की तरह ही है। इसमें सम्मिलित है जन्म। सबसे पहले क्या? जन्म। उसके बाद वृद्धि। क्या? वृद्धि। जन्म के बाद किसी भी जीव का वृद्धि होता है। वृद्धि के बाद उसमें परिपक्वता आती है। परिपक्वता के बाद उसको मृत्यु का सामना करना पड़ता है। मृत्यु उसका एक निश्चित है। यह एक क्या है? साइक्लिंग है। यह एक चक्र है जिसमें जन्म, वृद्धि, परिपक्वता तथा मृत्यु सम्मिलित होता है। अब हम लोग जानेंगे कि जनन आखिर है तो जनन कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। हमारा फर्स्ट क्या है? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होता है इसको जानेंगे। और दूसरा है अलैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और साथ में इसको हम लोग अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले टॉपिक हम अपना ले लेते हैं। नंबर 1 टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होता है इसको हम लोग
देख लेते हैं। तो हम लोग सिंपल वे में इसको कह सकते हैं वह प्रजनन प्रक्रिया जिसमें नर और मादा के युग्मक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। यह एक सिंपल सा परिभाषा है जिसमें नर और मादा भाग लेकर एक युग्मक को जन्म देता है या युग्मक का निर्माण करता है, जिसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, न कि भली भांति पढ़ लिए जैसा मन वैसा। हम लोग को एकदम बेसिक से पढ़ना है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो किसी को पढ़ा भी सके, इस तरह हमको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग एकदम बेसिक से अच्छे से पढ़ते हैं। तो हम इसको एक और तरह से हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं परिभाषित इसको। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं। देखिए, जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें मेल और फीमेल और फीमेल यानी नर और मादा भाग लेते हैं तथा मेल और फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल क्या गैमेट मिलकर, गैमेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं युग्मक। गैमेट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं युग्मक। जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो एक जाइगोट बनाएंगे। क्या जाइगोट का निर्माण करेंगे। मेल और फीमेल जब आपस में रिलेशनशिप में आएंगे, संयुग्मन करेंगे तो एक जाइगोट यानी युग्मनज, क्या युग्मनज का निर्माण करेंगे। युग्मनज का निर्माण करेंगे या युग्मनज बनाते हैं। यह जाइगोट विकसित होकर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। अब जब जाइगोट को खाना पानी मिलता है तो वह विकसित होकर एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो को हम लोग कहते हैं भ्रूण। एम्ब्रियो बनता है यानी भ्रूण, एक छोटे शिशु का। सबसे पहले किसी भी प्रेग्नेंट लेडी में क्या बनता है, भ्रूण बनता है। एक छोटा सा इस तरह का भ्रूण बनता है, इस तरह का एक छोटा सा भ्रूण बनता है। सबसे पहले गैमेट आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनते हैं। और गैमेट कहाँ से आते हैं, तो नर और फीमेल, जो नर होते हैं और मादा होते हैं दोनों का आपस में संयुग्मन करते हैं। संयुग्मन करके जो गैमेट होते हैं वह जाइगोट का निर्माण करते हैं और जाइगोट विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। और भ्रूण विकसित होकर क्या, एक न्यू बेबी का निर्माण करते हैं। न्यू बेबी यानी नए शिशु का निर्माण करते हैं और बाद में वह उसे जन्म दे देती है। जब 9 या 9.5 माह के हो जाते हैं बच्चे तो वह प्रसव यानी जन्म के लिए तैयार हो जाते हैं। और मादा में एक लेबर पेन के नाम से होते हैं, लेबर पेन। जब बच्चे को जन्म देते हैं, जो माता होते हैं वह बच्चे को जन्म देते हैं तो उसमें एक लेबर पेन होते हैं जो बहुत ही डेंजरस होते हैं। वह लगता है कि 200, जो हम लोगों के शरीर में 206 हड्डी होती है, उसके टूटने के जैसा दर्द एक बच्चे को जन्म देने में होता है। तो इसलिए बहुत सारी यह कठिनाइयों का सामना करके एक बच्चे को जन्म दिया जाता है। चलिए आगे जानते हैं। हम लोग को क्लास में कंटिन्यू रहना है। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा शुरू से लास्ट तक, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए तो जानते हैं। मेल और फीमेल गैमेट अर्धसूत्री विभाजन के फल स्वरूप बनते हैं। देखिए, मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन करते हैं मेल और फीमेल गैमेट। इस प्रकार के विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। जब अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या दोगुनी थोड़ी ना होगी, आधी ही होगी। क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है या आधी रह जाती है। मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। मनुष्य में कितना क्रोमोसोम होता है, 23 जोड़ा यानी 23 पेयर। और 23 पेयर को हम लोग अगर
एक एक गनेंगे तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं मनुष्य में। अब उसके आगे हम लोग जानेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अंडाणु तथा शुक्राणु, अंडाणु, ओवम एंड स्पर्म, यानी अंडाणु तथा शुक्राणु केवल जो होते हैं 23 क्रोमोसोम विद्यमान होते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं? देखिए, ओवम में 23 और स्पर्म में 23। जब 23 मिलेंगे तो एक नए बेबी में कितना होगा? 46 क्रोमोसोम होगा। 46 क्रोमोसोम हो जाएगा ना 23 मेल में और 23 फीमेल में, तो दोनों मिलकर कितना होगा? 46 क्रोमोसोम होगा। तो एक नए बेबी का निर्माण हो सकता है। उसके आगे हम लोग जानेंगे जब दोनों आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन करेंगे, निषेचन करेंगे। निषेचन के बाद जाइगोट बनता है। जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाइगोट, जाइगोट, जाइगोट का निर्माण होता है या जाइगोट बनता है, जिससे पुनः क्रोमोसोम की संख्या 46 हो जाती है। जब 23 और 23 मिलेंगे तो 46 क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी। जब आपस में संयुग्मन में रहते हैं तो 23 46 हो जाते हैं। इस प्रकार संतति में गुणसूत्रों की संख्या समान हो जाती है। इस प्रकार संतति में क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या समान हो जाती है। अब हम लोग जानेंगे अतः संतति में दोनों जनकों की मिश्रित गुण होती है। देखिए, जो संतति होती है, जो जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं, उसमें मेल के प्लस फीमेल के, मेल के प्लस फीमेल के गुण समाहित होते हैं। दोनों के गुण समाहित होते हैं, तभी तो किसी बच्चे को कहा जाता है देखो ना, ये अपने नाना के ऊपर गया है। कोई कहता है इसके पापा की तरह लग रहा है, कोई कहता है मम्मी की तरह लग रहा है। कहता है ना, गांव में आप अगर आप लोग जाते होंगे, गांव में सुनते होंगे कि इसका जो नाक है ना नाना की तरह हो गया है, और इसका जो मुंह है इसके पापा की तरह हो गया है। कितने लोग कहते हैं गांव में, इसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यह तो हम लोग जान लिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी लैंगिक जनन क्या होता है। इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से बताएं। जो बच्चे नहीं भी जानते होंगे वो भी इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, जानते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या? असेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो यह क्या होता है, इसको हम लोग सिंपल सी पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव एकल जीव से ही संतान की उत्पत्ति करता है, जिसको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। एकल जीव मतलब एक जीव से किसी एक जीव से दूसरे जीव को निर्माण करना एक जो है अलैंगिक कहलाता है। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा बेसिक से और अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक से हार्ड की ओर समझेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग एक और परिभाषा के हिसाब से समझते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होती है, कायिक जनन द्वारा होती है, मुकुलन द्वारा होती है और कायिक परिवर्धन द्वारा होती है। लेकिन हम लोग जानेंगे कि अलैंगिक जनन में द्विखंडन द्वारा कौन सा प्रजनन होता है। तो द्विखंडन, द्विखंडन के द्वारा जो है अमीबा, अमीबा, द्विखंडन अमीबा द्वारा होता है। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा के द्वारा। जो अमीबा होता है, अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद मुकुलन की प्रक्रिया
ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया होती है। साथ में शैवाल में अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। आलू, कंद, सुथनी इस सब में कायिक परिवर्तन होता है। तो हम लोग जाने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो हम लोग जान लेते हैं कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, तो आप लोग इसी तरह एक टेबल के रूप में बना लीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा लैंगिक जनन और एक तरफ लिखिएगा अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैंगिक जनन में नंबर 1 पॉइंट लिखते हैं हम लोग कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की सहभागिता होती है। यानी नर कहने का मतलब मेल, मेल और फीमेल दोनों की सहभागिता होती है लैंगिक जनन। लेकिन इसमें केवल एक ही जीव सम्मिलित होते हैं, यानी एकल जीव द्वारा यह अलैंगिक जनन होती है। इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे लैंगिक जनन में कि लैंगिक जनन में अंडाणु और शुक्राणु भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में अंडाणु यानी ओवम और शुक्राणु यानी स्पर्म, मतलब अंडाणु और शुक्राणु भाग लेते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक व्यष्टि, व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति या एक जीव, इसमें एक व्यष्टि भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 लैंगिक जनन में कि लैंगिक जनन में आनुवंशिक गुणों में अत्यधिक विविधता होती है। लैंगिक जनन के जो आनुवंशिक होती है, आनुवंशिक गुण होती है, उसमें अत्यधिक विविधता होती है। लेकिन जबकि इसमें अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन के आनुवंशिक गुण में विविधता, कोई विविधता नहीं होती है, ठीक जनक के समान होती है। इसमें ठीक जनक यानी पेरेंट्स के समान होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे हम लोग कि लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है। लैंगिक जनन में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, और अलैंगिक जनन में क्या फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है? इसमें फर्टिलाइजेशन की कोई जरूरत ही नहीं होती है। इसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, जबकि लैंगिक जनन में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की जरूरत होती है। और 5वां नंबर पॉइंट लिखेंगे कि लैंगिक जनन में समसूत्री या असमसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होती है। इसमें लैंगिक जनन में समसूत्री या असमसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होती है, जबकि अलैंगिक जनन में समसूत्री और असमसूत्री कोशिका विभाजन होती है। चलिए एक पॉइंट और हम लोग लिख लेते हैं। पॉइंट हम लोग एक और करके पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे कि लैंगिक जनन में संतानों की संख्या निश्चित और सीमाबद्ध होती है। इसमें संतान की संख्या जो होता है सीमाबद्ध कहने का मतलब कि इसमें सीमाबद्ध है कि 1 से 2 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, और निश्चित होते हैं। लेकिन इसमें कोई निश्चित नहीं है, इसमें ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, इसमें अत्यधिक हो सकते हैं। इसमें अलैंगिक जनन में अत्यधिक संतान उत्पन्न हो सकते हैं। अब इसको समझते हैं कि क्यों इसमें सीमाबद्ध होते हैं। तो हम लोग लैंगिक जनन मानव करते हैं, तो इसमें देखते होंगे कभी कभार भी एक मादा या एक माता 2 बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन इसमें एक ही बच्चे को जो है अच्छा माना जाता है और वह स्वस्थ होता है। 2 बच्चे होंगे तो कोई पतला कोई मोटा हो सकता है। इसको हम लोग जान लिए कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन या लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। अब हम लोग जानेंगे कि
अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं इसको समझते हैं। जब हम लोग लैंगिक जनन पढ़ लिए, अलैंगिक जनन पढ़ लिए, तो इसमें जानेंगे कि अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए अलैंगिक जनन के 5 प्रकार होते हैं। तो एक में है विखंडन या खंडन विधि। विखंडन कहने का मतलब विखंडन, जिसका हम लोग तोड़ सकते हैं, उसको हम लोग खंडन या विखंडन कहते हैं। अब विखंडन में 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर ए, द्विखंडन, जो 2 खंडों में टूटता है। 2 खंडों में कौन टूटता है? तो अमीबा। देखिए अमीबा में एक केंद्रक होता है इसमें, और इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो यह 2 केंद्रक का धीरे धीरे निर्माण करने लगते हैं। 2 केंद्रक का निर्माण करने के बाद फिर इसमें थोड़ा इसमें आगे जा करके 2 केंद्रक निर्माण करके यह 2 जीवों में विभक्त हो जाती है। देखिए इसमें 2 केंद्रक हो गए और 2 जीव बन गए। तो इसमें इस प्रकार द्विखंडन की प्रक्रिया होती है। और इसमें अगला पॉइंट है बहुखंडन विधि। इसमें बहुत सारे खंडन किए जा सकते हैं। दूसरा नंबर है मुकुलन विधि। तीसरा नंबर है अपखंडन, पुनर्जनन विधि या पुनरुद्भवन विधि। यह तीनों एक ही है बट नाम थोड़ा चेंज है। तो इस तरह अपखंडन विधि, पुनर्जनन विधि या पुनरुद्भवन विधि होते हैं। 4 नंबर है बीजाणु जनन विधि, बीजाणु जनन विधि। 5वां है कायिक जनन विधि या कायिक प्रवर्धन विधि। देखिए ये हम आपको जो अंतर बताए हैं इसको आप लोग जो है रट लीजिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में 100% पूछता है। हर एक एग्जाम में 2 नंबर में पूछेंगे तो हम लोग 2 लिखेंगे, और 5 नंबर में पूछेगा अंतर तो 5 को लिखेंगे चाहे 6 को लिखेंगे, जितना हम लोग अच्छा से। और देखिए कभी भी हम लोग एग्जाम में जाना था हड़बड़ा कर कभी भी नहीं लिखना चाहिए, एकदम शांत दिमाग से लिखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग एग्जाम देने जाए तो थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा देर बैठे और सोचे कि हम लोग इतना मेहनत किए हैं, अगर हम लोग को अच्छा करना है तो अच्छे से लिखना होगा, न कि जाए हम लोग किसी तरह लिख सके, गलती सही सब लिख सके, इससे नहीं, एकदम अच्छा दिमाग से लिखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग इस वीडियो को देखे हैं तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग इतना समय निकाल कर इस वीडियो को देखे हैं। और इसके अगले वीडियो में हम लोग जो है अलैंगिक जनन के प्रकार को पढ़ेंगे। अगर आप लोग डेली क्विज चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स को ज्वाइन करना ना भूले। साथ में मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम से ज्वाइन होना ना भूले, ताकि आप लोगों को किसी भी बोर्ड का नोटिफिकेशन जो भी जिस प्रकार का भी हो आप लोग को प्राप्त होते रहे। मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या अन्य बोर्ड हो, उस बोर्ड का नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे आप लोग को प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग के सपोर्ट ही हमको आगे बढ़ा सकता है और आप लोग का सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को सब्सक्राइब करने को बोलेंगे, ताकि वे भी इस चैनल से कुछ न कुछ नया सीख सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।